जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, वो फैक्ट्रियों में, सप्लाई चेन्स में और आदाद शुमार में लड़ी जाती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही छुपे हुए नंबर्स को देखेंगे जो आलमी ताकत के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि हथियारों का इस्तेमाल कितनी तेजी से हो रहा है, फिर उसकी असल वजह क्या है। उसके बाद देखेंगे कि चीन इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है और आखिर में इस सब का नागुज़ीर नतीजा क्या निकलता है। चलें शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इस्तेमाल की शरह की, यानी हथियार खर्च कितनी तेजी से हो रहे हैं, और ये अदादोशुमार सच में चौंका देने वाले हैं। यहाँ पहला नंबर देखें, 2400। सिर्फ 31 दिनों में 2400 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स फायर किए गए। ये वो जदीदतरीन मिसाइल हैं जो किसी भी हमले को हवा में ही रोक देते हैं। ये नंबर वाकई हैरानकुन है। लेकिन अब जरा इसका मुआवजा इससे करें कि ये बनते कितने हैं। एक साल में सिर्फ 650। जी हाँ, सिर्फ 650। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में तकरीबन 4 साल की पैदावार इस्तेमाल हो गई। तो हिसाब सीधा है, अगर आज जंग रुक भी जाए तो सिर्फ एक महीने में जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं उन्हें दोबारा बनाने में 3.5 साल लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे पूरा करना आसान नहीं। अच्छा, और ये कहानी सिर्फ पैट्रियट मिसाइल्स तक महदूद नहीं। अमेरिका का एक और अहम दिफाई निज़ाम है थर्ड, उसके साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। दुनिया भर में इसका जितना भी ज़ख़ीरा है उसका 40% ख़त्म हो चुका है। ये एक तरह की खतरे की घंटी है जो पूरी दिफाई सनत के लिए बज रही है। तो ये नंबर्स देखकर एक बात तो वाज़ेह है कि ये सिर्फ आदाद व शुमार का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़े बहरान की तरफ इशारा है। लेकिन सवाल ये है कि असल मसला है क्या? अमेरिका की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी आखिर छुपी कहाँ है? इस मसले की जड़ एक ऐसी चीज़ में है जिस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, नायाब धातें या रेयर अर्थ्स। ये वो खुफिया जुज़्व है जो इन तमाम जदीद हथियारों को काम करने के काबिल बनाता है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। तो ये नायाब धातें हैं क्या? देखें, न्यूडिमियम और स्मैरियम कोबाल्ट जैसी धातों से इंतहाई ताकतवर मैग्नेट बनते हैं, और यही मैग्नेट इन मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम की जान हैं। इनके बगैर ये अरबों डॉलर के हथियार बस धात के बेकार टुकड़े हैं। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। इन अहम धातुओं को रिफाइन कौन करता है? दुनिया में 90% रिफाइनिंग पर सिर्फ एक मुल्क का कंट्रोल है, और वो है चीन। जी हाँ, 90%। ये एक तरह से पूरी दुनिया पर इजारादारी है। तो सोचिए, इसका मतलब क्या है? रैंड कॉर्पोरेशन का अंदाज़ा है कि अगर चीन ये सप्लाई बंद कर दे तो अमेरिका के 78% डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ 90 दिनों के अंदर अपनी प्रोडक्शन बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी सिर्फ 3 महीनों में सब कुछ ठप। तो ये सिर्फ एक सप्लाई चेन का मसला नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला है। सोचने की बात यह है कि कोई मुल्क अपने दिफा के लिए अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक हरीफ पर इन्हिसार कैसे कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। चीन सिर्फ सप्लायर नहीं है, वो इस पूरी बिसात पर एक बहुत ही गहरी चाल चल रहा है। देखते हैं कैसे। यहाँ चीन का किरदार बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो अमेरिका को इसके दिफाई निज़ाम के लिए नायाब धातें दे रहा है, दूसरी तरफ वही ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम के लिए ज़रूरी सामान फराहम कर रहा है, और फिर दुनिया के सामने अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी भी कर रहा है। यानी वो बेवक्त दोनों तरफ खेल रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि तमाम पत्ते चीन के हाथ में हैं। वो अमेरिका को हथियार सप्लाई कर रहा है, ईरान को भी सप्लाई कर रहा है, और जंग से मुतासर होने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी वही है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जो शायद सबसे अहम है। ये कोई सियासी बहस नहीं, ये सीधा साधा हिसाब है। एक ऐसी इक्वेशन जिसका जवाब शायद पहले से ही तय है। देखें, एक तरफ अमेरिका है जिसे अपने दिफाई ज़ख़ीरे को भरने के लिए इन नायाब धातुओं की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ चीन है जो इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे कि टैरिफ में छूट, टेक्नोलॉजी पर पाबंदियों का खात्मा और ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त पर कंट्रोल।
تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی یا نہیں، ڈیل تو ہونا تقریباً طے ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے دفاع کو بچانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی، اپنی اسٹریٹیجک پوزیشن کا کتنا حصہ اسے ان معدنیات کے بدلے دینا پڑے گا۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ صرف حساب ہے، اور یہ حساب سیدھا بیجنگ کی طرف جاتا ہے۔ صدی کا سب سے بڑا سودا ہونے جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس کی شرائط بیجنگ ہی طے کرے گا۔